Hello students, welcome to Techno Herald. In this lecture, we will discuss about dynamically equivalent system of two-point mass and inertia effect of connecting rod, in which we see the correction couple and correction torque. So let us see this lesson. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम. इसको मिटा देते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम. डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ. डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होता है. देखो, कोई भी एक रिजिड लिंक होता है. कभी कभी आप देखते होंगे कि हम कुछ चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, किसी का इनर्शिया इफेक्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं. जैसे कनेक्टिंग रोड का मैंने इससे पहले जो फोर्स एनालिसिस आपको बताया था, इसमें मैंने आपको कहीं ना कहीं एक जगह बताया था कि इसमें जो हमें ना इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द कनेक्टिंग रोड को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं. पर क्या होगा, कभी कभी आपको कंसीडर करना होगा, क्योंकि इतना कंसिडरेबल अमाउंट में होगा. यदि आप इसको नेगलेक्ट कर देते हो तो आपका पिस्टन इफर्ट पे बहुत सारा बहुत इसके एरर आ जाएंगे. तो कभी कभी मास जो होता है, मान लेते कंसिडरेबल होता है, इसलिए हमें इसको इनर्शिया इफेक्ट को लेना होता है. देखिए, मान लेते कोई एक रिजिड लिंक है, मान लेते रिजिड लिंक है. ठीक है, मान लेते कोई एक रिजिड लिंक है. ओके, जिसका मान लेते हैं ये है सेंटर ऑफ मास जी. हमें पता है कि ये एक रिजिड लिंक है. इस रिजिड लिंक का मास डिस्ट्रीब्यूशन है जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है. देखिए, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. हम किस कंडीशन में डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम पढ़ते वो मैं आपको बता रहा हूं. कोई भी एक लिंक है, रिजिड लिंक मान लेते हैं, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. जैसे देखिए, इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक रैंडम बॉडी है. इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिजिड लिंक का. और मोशन of this rigid link. 1 minute. And motion of this rigid link not linear. मैं चेक कर रहा था बोर्ड यहाँ तक कवर कर रहा है कि मोशन ऑफ दिस रिजिड लिंक इज नॉट लीनियर. मतलब मोशन आपका एक प्लेन में हो रहा है, पता नहीं चल रहा लीनियर है कि कौन सा है. मोशन की नेचर को आप पता नहीं कर पा रहे. इस कंडीशन में इन दैट कंडीशंस we will replace rigid link into a dynamically equivalent system.
इक्विवेलेंट सिस्टम, देखिए for the consideration of inertia effect, for the consideration of inertia effect, ठीक है। कोई एक अब यहाँ पे आ गया डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, मतलब कोई एक रिजिड लिंक है जिसका मास है, मास अच्छा खासा है, पर जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके बाद जो मोशन है, मोशन ऑफ दिस लिंक, देखो मान लेते एक फोर्स लगा दी हमें F, तो यहाँ पे मोशन होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास E। मैंने एक फोर्स लगा दिया इसमें, तो इसमें एक मोशन होगा, और जो मोशन देखा गया है लीनियर नहीं है इसका मोशन, इसका मोशन कंबाइंड है, लीनियर और सर्कुलर दोनों का कंबाइंड मोशन को रोटेशन मोशन कहते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते होंगे आप लोग। इसका मोशन भी लीनियर नहीं है। इन दैट कंडीशन हमको यदि इसका इनर्शिया इफेक्ट कंसीडर करना है तो वी विल रिप्लेस रिजिड लिंक, दिस रिजिड लिंक into a dynamically equivalent system for the consideration of inertia effect। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखिए, ये डायग्राम बनाइएगा, यदि मन है तो डायग्राम बाद में बनाएंगे हम, ये लिखना है लिख लीजिए। देखिए डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम है क्या, लिखिएगा डायनामिकली इक्विवेलेंट system is a system, dynamically equivalent system is a system in which a rigid link is replaced by the अब यहाँ से देखिए किससे रिप्लेस करते हैं, बाय द 2 point mass equivalent system। Dynamically equivalent system is a system in which this rigid link is replaced by 2 point mass equivalent system in such a way। अब ऐसे थोड़े कि मुंह उठा के चेंज कर देंगे, in such a way, कुछ कंडीशन है, in such a way its motion, किसका मोशन, in such a way the motion of equivalent system the motion of equivalent system is identical या similar to motion of rigid body, similar to motion of rigid body under the same force, जो फोर्स है ना, सेम फोर्स, अंडर द सेम फोर्स। देखो क्या है डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, क्या है डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, ये होता है जिसमें हम एक रिजिड लिंक को रिप्लेस कर देते हैं 2 point मास सिस्टम से, 2 point मास इक्विवेलेंट सिस्टम से इस तरह रिप्लेस करते हैं कि इस 2 point मास सिस्टम का जो मोशन होगा इस रिजिड लिंक के मोशन के बराबर होगा। दैट मीन्स मोशन में क्या क्या आता है पता है आपको, मोशन ये होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिजिड लिंक, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिजिड लिंक इज द सेम एज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम हैविंग 2 point मास, एंड सेकंड इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिजिड लिंक इज द सेम एज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द 2 point मास सिस्टम। अब एक बात बताइए, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि आप सर कभी लीनियर बोल रहे हैं साथ में एंगुलर भी बोल रहे हैं, क्या चक्कर है। देखो
ये है ना एक जनरल मोशन करेगा, जनरल मोशन जिसको रोटेशन मोशन कहते हैं, एक जनरल मोशन करेगा। मैकेनिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स का चैप्टर है, फिर भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए यदि ये फोर्स यदि जी से पास कर गया ना तो इसमें कोई रोटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास से पास करके। देखिए एक बार देखिए, मान लेते हैं हम, मार्कर है, मान लेते इसका जी है, ये सेंटर ऑफ मास हमने बीच में पकड़ लिया ऐसे। अब थोड़ा देखिए, बीच में पकड़े हैं इसलिए टोटल टर्निंग मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है, 0। एक बार हम क्या करते हैं, इसके एंड पे पकड़ लेते, देखिए घूम गया ना मार्कर। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जी यहाँ पे है, हम जोर से पकड़े, ये नहीं सर अभी कहाँ घूम रहा है, यहाँ इसका जी यहाँ पे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके वजह से एक टॉर्क आ जाएगा, फोर्स होने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखिएगा, यदि किसी भी बॉडी के जी से कोई फोर्स पास कर गया, सेंटर ऑफ मास से यदि कोई फोर्स पास कर गया तो इसमें कोई मोशन नहीं होगा, बॉडी होगा रेस्ट में। यदि थोड़ा सा भी इधर उधर एसेंट्रिसिटी आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, इसके अंदर 2 मोशन हो जाएंगे। ये साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करेगा, साथ ही साथ रोटेट भी करेगा, साथ ही साथ सर्कुलर मोशन भी करेगा, जिसको जनरल मोशन कहते हैं। तो इसमें जब हम रोटेट करेंगे, जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो मेरे अंदर एक आएगा लीनियर एक्सेलरेशन। जब हम रोटेट करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, तो मेरे अंदर एक आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, हाँ एक बात बताइए, आप समझ गए? ये तो मैकेनिक्स का पार्ट था, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच ए रिजिड लिंक इज रिप्लेस्ड बाय टू मास सिस्टम, टू मास इक्विवेलेंट सिस्टम in such a way the motion of the equivalent system, इसका जो मोशन होगा is similar to the motion of rigid body under the same force के अंदर। और हम डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में क्यों कन्वर्ट करते हैं? जब हम इनर्शिया इफेक्ट लेते हैं, जैसे कनेक्टिंग रोड है ना, कनेक्टिंग रोड का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसका मोशन भी लीनियर नहीं होता है, समझे? तो इसीलिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं कनेक्टिंग रोड के डिजाइन में। तो क्यों यूज करते हैं? एक रिजिड लिंक होता है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और रिजिड लिंक का मोशन भी क्या होता है, नॉट लीनियर होता है। इन दैट कंडीशन वी विल रिप्लेस rigid link into a dynamically replace rigid link we will replace rigid link into a dynamically equivalent system for the consideration of inertia effect। ठीक है, डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम पता चल गया। अब देखो, अब कोई बॉडी को हम कंसीडर करेंगे, किस तरह कंसीडर करेंगे, ये इसका बेसिक था, लिख लीजिए, मिटाते हैं। देखिए ये बॉडी है, मान लेते कोई रिजिड बॉडी, इसका ये जी हो गया सेंटर ऑफ मास, यहाँ एक फोर्स एक्ट हो रहा है एफ, इस जी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देते हैं ई, दिख रहा है ई, ठीक है। अब ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, अब क्या रिजिड बॉडी है लेकिन इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या नॉन यूनिफॉर्म है, मोशन भी नॉट लीनियर है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किसमें दोस्त, एक 2 बॉडी पॉइंट सिस्टम में। तो कैसे रिप्लेस करते हैं, एक 2 बॉडी पॉइंट सिस्टम हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, 2 बॉडी पॉइंट सिस्टम में रिप्लेस करेंगे। एक इन पे हम इसका ले लेते हैं, ए है, एक इन पे बी है। जिस इन पे ए है इस पे मास है एम ए, जिस इन पे बी है इस पे मास है एम बी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मासलेस रिंग है, मासलेस लिंक
with 2-point mass, with 2-point mass. Okay, this is a massless ring with 2-point mass and इसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट 2-point mass system. डायनामिकली इक्विवेलेंट 2-point mass system बोल दीजिए, क्योंकि इसमें फोर्स आ रहा है। जहाँ भी फोर्स आ रहा है मैंने आपको बताया था कौन सा होगा, डायनामिक इक्विवेलेंट 2-point mass system having the same force. ठीक है, ये इसका डायग्राम होगा। अब एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, for dynamically equivalent system. For dynamically equivalent system. मार्कर का इंक गया, 1 मिनट भाई। For dynamically equivalent system. For dynamically equivalent system. For dynamically equivalent system, motion of the, motion क्या बोलते, सेम होगा ना, तो motion of the rigid link, motion of the rigid link should be same as motion of the equivalent system. Motion of the equivalent system under the same force. Under the same force. अब देखिए, ड्यू टू दिस फोर्स मान लेते हैं लीनियर एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन ए इसमें रिजिड लिंक में कितना F बटा, इसका मास मान लेते हैं m है दोस्त, ठीक है, मास कितना है इसका m, इसमें फोर्स जनरेट हो गया F बटा m, ठीक है, ड्यू टू दिस F यहाँ पे। अब एक लीनियर एक्सेलरेशन जनरेट हुआ और एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको अल्फा कहते हैं दोस्त, और T अपॉन I होता है ना, टॉर्क बराबर क्या होता है I अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा T बाय I, T बटा I, ठीक है। ये हो गया किसमें, रिजिड लिंक में, किसमें हो गया दोस्त, रिजिड लिंक में। सब कुछ पता है ना, T क्या है, टॉर्क, और एक चीज और बताइए अल्फा, T को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F ही लिख सकते हैं, F ही बटा I। A कितना हो गया, F बटा अब देखिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ द रिजिड लिंक शुड बी सेम एज द मोशन ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम। मोशन सेम है, इसका मतलब क्या, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिजिड लिंक शुड बी इक्वल टू दिस 2-point मास इक्विवेलेंट सिस्टम ना। देखिए फोर्स तो हमने सेम मान लिया कि इसमें F लग रहा है अंडर द सेम फोर्स, अंडर द सेम फोर्स हमने फोर्स सेम मान लिया है। अब पहले लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यदि एक्सेलरेशन देखो, अब देखो ध्यान से देखो, फॉर सेम मोशन acceleration of center of mass, acceleration of center of mass of rigid link equal to
इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, 2 पॉइंट मास सिस्टम, वही तो बोल रहा है। मोशन सेम होने के लिए लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर लगा दो इसमें, लीनियर। तो कितना है रिजिड एक्सेलरेशन? F/m। किसका? ये रिजिड लिंक का। किसका है दोस्त? रिजिड लिंक का। इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द 2 पॉइंट मास सिस्टम, F बटा 2 पॉइंट मास सिस्टम का मास कितना है? ma/mb, ma प्लस mb। देखो F तो सेम है तो कट जाएगा। तो यहां से एक कंडीशन आया, इंडिविजुअल मास का जो सम होगा टोटल मास के बराबर होगा। ma प्लस mb इक्वल टू m, पहला कंडीशन है ये, समझे? किसी भी रिजिड लिंक को हम डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो जो 2 पॉइंट मास का सम होगा इसके टोटल मास के सम के बराबर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला 2 और कंडीशंस डिराइव होगा, ध्यान देखिए। मिटा देते हैं। देखिए एक हो गया, जब m इक्वल टू ma प्लस mb आएगा इसका लीनियर एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा। अगला देखिए, इसका तो काम हो गया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का बराबर करना हमको। एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का कैसे बराबर होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का कैसे बराबर होगा? F तो बराबर है दोस्त, पहले हम E को बराबर करते। E क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। E क्या है? E है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। हम E को सेम करते। देखो E सेम मतलब क्या होगा ना, तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है। लाइन ऑफ एप्लीकेशन मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाइड हो रहा है। सेम लाइन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स कहीं और होगा ना, क्योंकि सेम ही फोर्स है ना। और E भी बराबर होना चाहिए। E बराबर है इसका मतलब दोनों का G एक ही लाइन पे होना चाहिए यार। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? इसका भी G यहाँ ही होना चाहिए। समझे हम क्या बोले? ये बोले कि यदि F इसमें पास हो रहा है, सेम फोर्स इसमें भी लग रहा है, और हमको E भी बैलेंस करना है। E क्या है? इस फोर्स का G से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। E भी सेम होना चाहिए, F भी सेम होना चाहिए, तो G भी तो सेम होना चाहिए। G जहाँ वहीं होगा। अब G इसका ही सेम हो गया। अब मान लेते ये जो डिस्टेंस है मास A का G से स्मॉल a है, और मास B का G से स्मॉल b है। देखो सेकेंड इसका स्टेटमेंट ये बोलता है, सेकेंड स्टेटमेंट इसका ये बोलता है, फॉर सेम सेंटर ऑफ मास, for same center of mass of rigid link and equivalent mass system of rigid link and equivalent mass system for same equivalent mass system तो G को यहाँ होने के लिए क्या होना पड़ेगा? फॉर सेम सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड लिंक एंड फॉर सेम सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड लिंक एंड इक्विवेलेंट सिस्टम conditions is the condition is तो कंडीशंस क्या है? G को यही होना है ना, तो MA गुने A बराबर MB गुने B, ये एक कंडीशंस है G को सेम होने के लिए।
For same center of mass of rigid link and equivalent mass system, the condition is ma into a is equal to mb into b. ये सेकेंड कंडीशन हो गया। देखो इसको g को यहीं रहना है दोस्तों, g यहाँ कहाँ कब रहेगा, जब मास का इस g से दूरी और मास का इस g से दूरी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, तो समझना दोनों g यहीं पे है, समझे। तो पहला कंडीशन था कि मास का सम इसके मास का सम इसके बराबर होगा, और दूसरा कंडीशन दोनों का g एक ही लाइन पे लाई होना चाहिए। दोनों का g एक लाइन पे कब लाई करेगा, द कंडीशन इज ma गुने a इक्वल टू mb गुने b। ठीक है, अभी आपका अल्फा सेम नहीं हुआ दोस्त, अभी E बराबर हुआ, E बराबर हुआ, अभी I भी बराबर करना। ये दूसरा कंडीशन से फॉर सेम मोशन ऑफ बोथ लिंक, for same motion of the both link, moment of inertia of the both link should be equal. Moment of inertia about center of mass, moment of inertia about center of mass, about center of mass of both link should be equal। ठीक है, that means I the moment of inertia of this body, this rigid body about the center of mass is equal to moment of inertia of this body, this mass g के रिस्पेक्ट में कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो किसी भी पॉइंट मास का मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट मास है m और डिस्टेंस l है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा, ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया g के अबाउट हिलोगे ना, कितना हो जाएगा, ma इंटू a² प्लस mb इंटू b², mb इंटू b²। ठीक है, ये कितना, तीसरा कंडीशन हो गया। बस 3 कंडीशन है दोस्त किसी भी रिजिड सिस्टम को, ये तुमको डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट मास चाहिए, और ये 3 चीज कर देना। देखो कंक्लूजन में हम आखिरी में लिखते हैं, ये लिख लीजिए एक बार। हम ये बोल रहे हैं any mass, any rigid link can be replaced with equivalent system with 2 point mass system under 3 conditions। लिख रहे हैं any link, rigid link, any rigid link can be replaced by, इसके नीचे लिखना replaced by, any rigid link can be replaced by 2 point mass system, 2 point mass equivalent system, 2 point mass equivalent system, equivalent systems having same motions, and subjected under same force।
Any rigid link can be replaced by 2-point mass system having same motion and subjected in a same force under following conditions. Under following conditions. देखो पहला कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशंस है the mass of the rigid link should be equal to the mass of the individual. पहला कंडीशंस ये है. पहला कंडीशंस ये है. दूसरा कंडीशंस क्या है? the mass of the g remains same. g सेम होना चाहिए दोनों का. g सेम करने के लिए कौन सा कंडीशन है? ma डॉट a बराबर mb डॉट b. ये तुम्हारा मास कंजर्वेशन हो गया. ये तुम्हारा g शुड बी सेम. g शुड बी सेम. द थर्ड कंडीशन क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बॉडी का सेम होना चाहिए. तो इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी? I इक्वल टू ma डॉट ए स्क्वायर प्लस mb डॉट बी स्क्वायर. ये तीन प्रॉपर्टी याद रखिएगा. इसके तहत any rigid body can be replaced by the 2-point mass equivalent systems under the same force under the same motion. ओके ठीक है. अब एक टॉपिक और है, इसका यूज है. हमें इनर्शिया इफेक्ट अब कंसीडर करना है किसका? कनेक्टिंग रॉड का. इनर्शिया इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग रॉड. अब जो हमने पढ़ा डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे इसी का यूज करते हुए कनेक्टिंग रॉड. तो कनेक्टिंग रॉड क्या होता है ना, बेसिकली हम कनेक्टिंग रॉड के बारे में आपको थोड़ा बेसिक बताते हैं. इसका मास डिस्ट्रीब्यूशंस नॉन यूनिफॉर्मली होता है. नॉन यूनिफॉर्मली होता है. इसका जो मोशन होता है, मोशन नॉन लीनियर होता है. नॉन लीनियर मोशन क्या हो गया? नॉन लीनियर. तो इसका यदि हमें इनर्शिया इफेक्ट कंसीडर करना है, फॉर कंसीडरेशन ऑफ इनर्शिया, अब इसका हमें इनर्शिया इफेक्ट कंसीडर करना है. मास डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्मली है, मोशन भी नॉन लीनियर है. तो हम क्या करेंगे? सिंपली कनेक्टिंग रॉड को हम किस में चेंज कर देंगे? 2-point mass equivalent system. For consideration of inertia, connecting rod is replaced by 2-point mass equivalent system. 2-point mass equivalent system. ठीक है. अब देखिए एक बनाते हैं. एक क्रैंक हो गया, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक हो गया, ये आपका यहाँ पे एक पिस्टन होगा जो इस पे रेसिप्रोकेट करेगा. ठीक है. ये O होगा, ये A होगा, यहाँ पे एक B होगा, ये R होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, कनेक्टिंग रोड का लेंथ क्या होता है? L, स्मॉल l. ये क्या होगा? L. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं हम? इनर्शिया इफेक्ट इसका कंसीडर करना है हमको, पर मास तो नॉन यूनिफॉर्मली है, मोशन भी नॉन लीनियर है. तो हम कहीं भी 2-point मास एज्यूम कर लेंगे. तो हम कहीं भी मान लेते हैं, हमने एक पॉइंट मास B पे एज्यूम किया गजन पिन पे, और एक यहाँ पे कर लिया. A B है, ये
इसको हम डी नाम दे देते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं, कहीं भी 2 पॉइंट मास सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम बना रहे हैं आपको एक मैंने ठीक है, एक मास है बी पे, एक मास है कहाँ पे, डी पे। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे कहीं डी होगा। एक मास है डी पे, जो मास बी पे इसको क्या बोलेंगे, एम बी, जो मास डी पे इसको क्या बोलेंगे, एम डी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं जी है, वही तो है। मान लेते हैं हम जो बी का जी से जो डिस्टेंस है कितना है, बी है। ठीक है, तो बी का और जो जी मास एम डी का जो जी से डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो डी है। तब हम खटाखट डायनामिकली इक्विवेलेंट वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या, हम मास m मानते हैं, जो मास ऑफ कनेक्टिंग रोड है, मास ऑफ कनेक्टिंग रोड जो m है, मास ऑफ कनेक्टिंग रोड हमने माना। और देखिए, तो पहला कंडीशंस क्या है फॉर डायनामिक इक्विवेलेंट सिस्टम, द कंडीशंस फॉर डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, इक्विवेलेंट सिस्टम क्या है, पहला कंडीशन है कि जो टोटल मास होगा वो मास सम ऑफ द मास ऑफ इंडिविजुअल, जो टोटल मास होगा वो इंडिविजुअल मास के सम के बराबर होगा। तो पहला कंडीशन हो गया m इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या हो गया, एम बी इंटू बी इक्वल टू एम डी इंटू डी, क्योंकि जी सेम होना चाहिए। एम बी इंटू बी इक्वल टू एम डी इंटू डी। तो यहाँ से एम डी क्या हो जाएगा दोस्त, एम बी डॉट बी बट्टा डी, ये हो गया ना। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एम डी इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं वैल्यू डी के वैल्यू। जब पुट करोगे एम ए प्लस एम डी होगा, डी है ना, एम ए प्लस एम डी। जब पुट करोगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एम डी, बी है, तो क्या हो जाएगा एम बी प्लस एम डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, एम बी डॉट बी बट्टा डी। ठीक है, यहाँ से यदि एम बी कॉमन लोगे तुम, एम बी जब तुम कॉमन लोगे तो नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा डी और ऊपर क्या आ जाएगा, डी प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो जो तुम्हारा एम बी होगा, एम बी क्या हो जाएगा, एम डी अपॉन डी प्लस बी। एक चीज और मानिए, हमने d प्लस बी को मान लेते हैं कैपिटल L। ठीक है, दैट मीन्स एम बी इज इक्वल टू एम डी बट्टा L।
एम बी इजकल टू एम डी बटा एल। सिमिलरली एम बी आ गया। अब सिमिलरली हम एम डी भी निकाल लेंगे, लिख लिया ना। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, एम बी निकल गया ना अपना, एम बी निकल गया तो हम सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, एम डी भी निकाल लेंगे। एम डी कितना होगा दोस्त, देखो ना, सिमिलरली निकालो ना। एम, जब यहाँ पे B था तो यहाँ D आया, तो जब यहाँ D है तो यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा। तुम करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ, MD निकल गया ना। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है यार, थर्ड कंडीशन क्या कहता है, I इजकल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लगा रहे हैं MB डॉट बी स्क्वायर प्लस MD डॉट डी स्क्वायर, यही होगा ना। और I इजकल टू MB का मान कितना है दोस्त, M D बटा L का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। MD का मान कितना है, MD का मान हो गया M B बटा L स्क्वायर क्यों होगा, MB स्क्वायर लिख तो दिए, MD स्क्वायर। यहाँ क्या क्या कॉमन ले सकते हो तुम, M बट्टा L कॉमन ले सकते हैं, BD कॉमन ले सकते हो। जब BD कॉमन लोगे तो अंदर B प्लस D बच जाएगा, और I बराबर MBD बाय L। B प्लस D देखो कितना है दोस्त, B प्लस D कितना L है, तो यहाँ पे हम रख दिए L, ये L से L कट गया, इसीलिए I बराबर हो जाएगा MBD। I बराबर हो गया, तो इस I के क्रॉसपोंडिंग टॉर्क कितना होगा, टॉर्क बराबर क्या होता है, I अल्फा। तो I कितना है दोस्त, MBD इंटू अल्फा, ये हो गया तुम्हारा टॉर्क, इनर्शिया टॉर्क बोल दो, इनर्शिया टॉर्क। ठीक है, अब देखो एक हम चीज बता रहे हैं, बस एक्स्ट्रा एक चीज है, इसी से रिलेटेड है, यहीं पे यूज हो गया इसलिए सोचे बता देते हैं, नहीं तो इसका डेरिवेशन से कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन तभी बता देते हैं। इफ, इसके नीचे लिखना, इफ K इज रेडियस ऑफ gyration, if K is radius of gyration, if K is radius of gyration, then what is the moment of inertia, mk square। ये होता है ना, जब K रेडियस ऑफ gyration होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mk स्क्वायर, और I क्या होता है, MBD। I क्या है, MBD है ना, इक्वल टू MK स्क्वायर, M से M गया तो K स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BD, इसलिए K बराबर रूट ओवर ऑफ BD। ये याद रखिएगा, कोई कंपटीशन एग्जाम में, PSU का जितना भी कोई एग्जाम होता है, इसमें K का वैल्यू पूछ देता है। रेडियस ऑफ gyration क्या होगा, जब 2 पॉइंट मास सिस्टम दिया हुआ तो रूट BD। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखो हमने क्या किया, जैसे इसका जो शेप था क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसका जो मास था, तो हमने 2 रैंडम मास B और D पे ले लिया। तो हम ये सोच रहे हैं कि मास तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम एक बार क्या करते हैं,
मास बी डी पे लिए, आप एक बार बी और ए पे ले लेते हैं, देखते हैं यदि इफेक्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफेक्ट सेम नहीं आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कितना चेंज आ रहा है वो हम देखते हैं। तो अब मास कहाँ पे कंसीडर कर रहे थे, बी और ए पे। मास कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हम, बी और ए पे। बी और ए पे, ठीक है। और इसका जी तो सेम ही होगा, इसका जी हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पर मास कितना होगा एम बी, यहाँ पर मास कितना होगा एम ए, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, मान लेते बी है, ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते ए है, बी है और ए है, ठीक है। अब हम सेम सब कुछ सेम लगाएंगे, फिर से हम आई निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, देखेंगे यदि सेम टॉर्क आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिगर तुमको देख के लग रहा है जो मेरा ए है, ए जो है ग्रेटर देन डी है, लग रहा है ना देख के। इसको हम साइड में लिख रहे हैं, आई कितना आ गया मेरा दोस्त इनिशियल में एम बी डी, एंड टॉर्क कितना आ गया इनिशियल में, आई अल्फा से क्या आ गया एम बी डी अल्फा, ये आ गया, ठीक है। ठीक है दोस्त, ये आ गया। अब देखो नाउ masses are considered at 2 point A and B, masses are considered at 2 point at A and B, A और B पे हमने मास को कंसीडर किया। now the condition for dynamic equivalent system, dynamic equivalent system, क्या कंडीशन है, एम ए प्लस एम बी एम के बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दोस्त, देखो एम बी इंटू बी इजकल टू एम ए इंटू ए, एम ए इंटू ए इजकल टू एम बी इंटू बी, दूसरा कंडीशन है, ओके। यहां से एम बी का मान क्या आ जाएगा, एम ए बाई बी, ठीक है। अब यहाँ पे एम बी की जगह पे पहला इक्वेशन रख दो, पुट इन इक्वेशंस 1 में पुट करना है, तो एम ए ही रहेगा, एम बी की जगह पर क्या हो जाएगा एम ए बाई बी इजकल टू एम ए कॉमन लिए, बी एलसीएम हुआ, ए प्लस बी हो गया बराबर एम। अब ए प्लस बी का मान कितना है दोस्त, देखो ए प्लस बी का मान कितना है एल है, यहां से लेके यहां तक का मान कितना है एल है, ठीक है। इसीलिए एम ए बराबर क्या हो जाएगा एम बी बट्टा एल। देखो एम ए है ना सफिक्स में इसके नीचे, तो यहाँ पे बी आया। सिमिलरली जब एम बी निकालेंगे दोस्त, एम ए बट्टा एल आएगा, निकाल के देख लेंगे। ठीक है,
एम ए आ गया, बी आ गया। अब तीसरा कंडीशंस लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, जगह ही बढ़ जाता है। देख मिटाते हैं ऊपर। तीसरा कंडीशंस क्या लगाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। तीसरा कंसेप्ट क्या, तीसरा मतलब कंडीशंस क्या, I इक्वल टू एम ए, I इक्वल टू एम ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एम बी इंटू बी स्क्वायर। ओके, और I इक्वल टू एम ए को क्या लिख सकते हैं दोस्त, एम बी बट्टा एल इंटू ए स्क्वायर, और एम ए को एम बी को क्या लिखते हैं, एम ए बट्टा एल इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, और I इक्वल टू एम बाई एल, ए बी कॉमन आ गया, इसके अंदर a प्लस बी बच गया। m बाई एल नहीं है दोस्त, स्मॉल l है। जहां जहां आपने कैपिटल L लिखा होगा इसमें स्मॉल l कर देना। ठीक है, और I इक्वल टू एम ए बी बट्टा स्मॉल l, a प्लस बी इक्वल टू स्मॉल l। दिस l इज कैंसिल आउट, I इक्वल टू एम ए बी। I नहीं हो जाएगा, ये I डैश मान लेते हैं हम, क्योंकि मैंने I पहले से मान रखा है ना, I तो पहले से आया हुआ। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला, A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन D, दैट मीन्स न्यू inertia is greater than, that means I dash is also greater than I, because it is MAB and it is MBD। B MB MB तो सेम है, बस A और D का डिफरेंस है। यदि A बड़ा है D से तो I dash भी बड़ा है I से, है ना। I dash बड़ा है I से, समझ लो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इससे जो टॉर्क आएगा ना T dash, क्या आएगा, I dash इंटू अल्फा। I dash का कितना वैल्यू है, MAB इंटू अल्फा, दैट मीन्स ये हुआ T डैश भी बड़ा है T से। देखो मतलब जो टॉर्क है वो बराबर नहीं है, बड़ा हो गया है। ठीक है, बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये है कि टॉर्क में कुछ चेंज हो गया, टॉर्क कुछ अमाउंट से बढ़ गया है, समझे। इस दोनों के बीच हम मास कंसीडर कर रहे हैं, तो जो मेरा इनर्शिया टॉर्क आ रहा है वो MBD अल्फा आ रहा है। यदि हम इस दोनों के बीच में मास कंसीडर कर रहे हैं तो जो मेरा इनर्शिया टॉर्क आ रहा है MAB अल्फा आ रहा है, मतलब टॉर्क बढ़ गया। तो इस टॉर्क बढ़ गया तो इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम एक करेक्शन कपल लगाते हैं। करेक्शन कपल, देखो टॉर्क बढ़ गया ना, टॉर्क कितना से बढ़ गया, MBD अल्फा से MAB अल्फा हो गया। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, टॉर्क जो बढ़ गया इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम एक करेक्शन कपल लगाते हैं डेल्टा T, समझे। एंड व्हाट इज द करेक्शन कपल, डेल्टा T इक्वल टू T फाइनल माइनस T इनिशियल। डेल्टा T क्या है, करेक्शन कपल लिख देते हैं, यहाँ लिखो, सिंस इनर्शिया टॉर्क इंक्रीजेज फ्रॉम कितना से इंक्रीज हो गया, सॉरी कितना से इंक्रीज हो गया, MBD अल्फा टू, सिंस इनर्शिया टॉर्क इज इंक्रीज फ्रॉम MBD अल्फा से MAB अल्फा हो गया। इनर्शिया टॉर्क इंक्रीज हो गया ना, MAB अल्फा टू MBD अल्फा, एंड दीज इनकॉर्पोरेशन इज बैलेंस्ड बाय ए करेक्शन
कपल, जिसको डेल्टा टी कहते हैं, जिसका मान होता है टी माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी मतलब इनिशियल इनर्शिया टॉर्क। टी फाइनल कितना है दोस्त? एम ए बी अल्फा माइनस एम बी डी अल्फा। एम बी अल्फा कॉमन हो गया तो ए माइनस डी बचा अंदर, ठीक है। अंदर क्या बच गया? बी एम बी अल्फा ए माइनस डी। अब थोड़ा देखो, इसी को लिख रहे हैं। डेल्टा टी क्या है मेरा? एम बी अल्फा ए माइनस डी। तो इसको गौर से देखिए, एम बी अल्फा ए प्लस बी कर रहे हैं हम अंदर में, माइनस बी प्लस डी कर रहे हैं। कर सकते हैं ना, बी जोड़ दिए, बी सब्सट्रैक्ट कर दिए, कर सकते हैं। ए प्लस बी का मान देखिए कितना, ए प्लस बी का मान एल है ना, डेल्टा एम बी अल्फा एल, कैपिटल एल, सॉरी यार, ये ए प्लस बी का मान कितना है? स्मॉल एल है, स्मॉल एल, माइनस बी प्लस डी का मान देखो, बी प्लस डी का मान कितना है? कैपिटल एल। दिस इज द करेक्शन कपल। करेक्शन कपल applied in a connecting rod, applied in a connecting rod. This is a correction couple. जो करेक्शन कपल होता है ना, वो हमेशा करेक्शन कपल है। कपल है मतलब तुम करेक्ट किए हो, जो तुम्हारे अंदर इनकरेक्ट डायरेक्शन था इसको तुम करेक्ट किए हो, इसीलिए करेक्शन कपल always acts opposite to the correction couple always acts opposite to the directions of applied inertia torque. Correction couple always act opposite to the directions of applied inertia torque. ओके, दिमाग में रखिएगा। यदि हमने टॉर्क को अप्लाइड टॉर्क मैंने क्लॉकवाइज मतलब दिया है, तो करेक्शन कपल क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसका हो गया काम, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं। कपल कैसे जनरेट होता है पता है? कपल कैसे फॉर्म होता है? कपल ऑलवेज फॉर्म बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन पैरेलल। टू पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से हम कपल फॉर्म करते हैं। तो इसमें एक कपल फॉर्म हुआ है डेल्टा टी। तो कैसे हुआ होगा? आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स लगा होगा एफ वाई, यदि क्लॉकवाइज है तो इसको क्लॉकवाइज बना, एक यहाँ फोर्स लगा होगा एफ वाई, लग रहा होगा, ये हुआ होगा। ये आपका यदि एल है, ये बीटा है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कोई बताएंगे हमें? आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कोई बताएंगे? एल कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक लाइन लिख रहे हैं, करेक्शन कपल टेढ़ा नहीं जाने का, करेक्शन
couple can be generated with the help of two parallel equal and opposite forces as shown in a figure. अब यहाँ से बताओ, आपको पता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई मेरा बॉडी है, हमने एक फोर्स F लगा दिया, सेम फोर्स अपोजिट में F लगा दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, ठीक है। तो एक कपल होगा ना, दोनों फोर्स पैरेलल है, ये ऊपर लग रहा है, नीचे है, तो अपोजिट भी हो गया और इक्वल भी हो गया, ये भी F ये भी F तो हो गया। तो एक कपल का फॉर्मेशन होगा, कपल का, जिसको F गुने L बोलेंगे, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ से डेल्टा T करेक्शन कपल की वैल्यू बता दीजिए कितना होगा यहाँ से, ठीक है। ये तो अलग हो गया, इसके नीचे से लिखना है, तो यहाँ से करेक्शन कपल की वैल्यू कितना होगी ये बता दीजिए, डेल्टा T। हम तो लिख रहे हैं करेक्शन कपल डेल्टा T कितना हो जाएगा, Fy गुने L cos बीटा, Fy गुने L cos बीटा हो जाएगा ना। इसीलिए Fy बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा T अपॉन कॉस ऑफ बीटा। Fy क्या है, फोर्स एक्टिंग एट द क्रैंक पिन एंड फोर्स एक्टिंग एट द गजन पिन, ठीक है। अब देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि इस Fy के वजह से इसमें क्रैंक में एक टॉर्क का जनरेशन होगा। आपको लग नहीं रहा है, इस Fy की वजह से इस क्रैंक में एक टॉर्क का जनरेशन होगा। इस टॉर्क को हम बोलते हैं करेक्शन टॉर्क, ठीक है। ये मिटाते हैं, ड्यू टू Fy at the crank pin, a crank pin, a torque is generated into the crank which is known as correction torque। देखो, करेक्शन कपल और करेक्शन टॉर्क में आसमान जमीन का फर्क है। करेक्शन कपल होता है कनेक्टिंग रॉड में, करेक्शन टॉर्क आया है क्रैंक में। करेक्शन कपल आया है ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, बट जो करेक्शन टॉर्क आ रहा है ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द क्रैंक, ठीक है। तो TC हमने दिखा दिया करेक्शन टॉर्क को। इसको किससे दिखाते हैं हम, TC। और TC का मान कितना हो जाएगा, Fy गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस R cos थीटा, ठीक है। हम आगे लिखते जाते हैं। Fy का मान यहाँ से उठाएंगे तो कितना होगा, डेल्टा T अपॉन कॉस ऑफ बीटा इंटू R cos ऑफ थीटा। डेल्टा T कॉस बीटा का फार्मूला मेरे क्लास में सबको याद हो जाना चाहिए, कितना बार लिख दिए हम बोर्ड पे। कॉस ऑफ बीटा 1/n रूट ओवर n² माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रख दो।
1/n रूट ओवर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुने r ठीक है, एफ वाई इंटू आर कॉस थीटा। एफ वाई का क्या वैल्यू हो गया, एक चीज रह गया देखो, एल इसके साथ है, एल कॉस थीटा। यहाँ भी एल आएगा, तो देखो यहाँ डेल्टा टी, तो यहाँ पे आ जाए क्या, एल बाय आर, या आर को हम नीचे ले आए, एल बाय आर एन हो जाएगा इंटू 1/n इंटू रूट ओवर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एन कट गया ना। तो यहाँ जो टी सी आया मेरा, टीसी जो आया, टीसी देखो, टीसी मतलब जो करेक्शन टॉर्क आया, जो मेरा करेक्शन टॉर्क आया, जो मेरा करेक्शन टॉर्क टीसी आया, कितना आया, डेल्टा टी, ये आर कॉस थीटा है दोस्त, थीटा क्यों छोड़ दिए, आर कॉस थीटा साथ में जा रहा है ना, डेल्टा टी कॉस ऑफ थीटा कितना है, डेल्टा टी कॉस ऑफ थीटा रूट ओवर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा करेक्शन टॉर्क आ गया, ठीक है। दीज करेक्शन टॉर्क is due to inertia effect in crank। तो करेक्शन टॉर्क और करेक्शन कपल में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है, दोनों एक मत मानिएगा। करेक्शन कपल जनरेट होता है किस में, ये करेक्शन कपल हुआ, जनरेट होता है कनेक्टिंग रॉड में, हाँ, और टॉर्क, करेक्शन टॉर्क जनरेट होता है क्रैंक में। दोनों के अलग अलग इनर्शिया है, तो अलग अलग इनर्शिया की वजह से अलग अलग टॉर्क होगा। तो आपका मॉड्यूल 1 का सारा सिलेबस हो गया, न्यूमेरिकल कीजिएगा। कोई बुक फॉलो करना होगा तो SS रतन इज़ द बेस्ट, यूनिवर्सिटी पर्पज़ से बहुत सारे बुक आते हैं। यदि आपको आगे फर्दर आपको आगे कुछ नॉलेज गेन करना है तो बेस्ट बुक को प्रेफर कीजिए, नहीं तो बुक तो है ही यूनिवर्सिटी पास करने के लिए ढेर सारा।